हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोग साइंस को देख चुके हैं और साइंस को किन किन भागों में विभाजित किया गया है ये भी देख चुके हैं। आज हम लोग 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए यूनिट एंड डायमेंशन को सबसे पहले समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज A physical quantity is a property of a material of system that can be quantified। तो फिजिकल क्वांटिटी ये कहता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, यानी कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वह किसी मटेरियल का एक गुण है। किसी भी मटेरियल का फिजिकल क्वांटिटी एक गुण है जिसके द्वारा हम फिजिकल वर्ल्ड के रूल को समझते हैं, या जो हमारा भौतिक दुनिया है उसके बारे में या उसके रूल्स को हम लोग समझ पाते हैं। फिर कहता है अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाई बाय मेजरमेंट। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम लोग उस क्वांटिटी को किसी मेजरमेंट के द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं, उसे ही हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को दो टर्म में निरूपित किया जाता है, जैसे कि n और u। यहाँ पे n जो हमारा है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और u जो हमारा है वो यूनिट है। ठीक है, हमारा यहाँ पे n जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जबकि u हमारा है एक यूनिट। ठीक, अब यदि हम बात करें कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको इस टर्म में ही क्यों दर्शाया जाता है। ये दो टर्म है n u, तो इसको दो टर्म में ही क्यों हम लोग दर्शाते हैं, तो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जो दूसरे वस्तु से 15 गुना अधिक बड़ी है। ठीक है, तो हम उससे कहेंगे कि दिस थिंग्स इज बिगर 50 टाइम्स ऑफ दिस थिंग्स, यानी कि यह जो वस्तु है यह दूसरी वस्तु से 15 गुना बड़ा है या बड़ी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किसी वस्तु से, या किसी भी पार्टिकल हो, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कोई बाइक भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, या जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं उन सब का कंपैरिजन करके किसी वस्तु का हम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि कोई वस्तु है जो 15 गुना बड़ी है किसी दूसरे वस्तु से। ठीक है, तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे हम इसे कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये हमारा जो यूनिट है, ये हमारा यूनिट एक कंपैरिजन है। और ये जो हमारा n है यह नंबर ऑफ टाइम ऑफ यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी के मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी,
डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं। इसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आगे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, तो इसको पहले देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जो खुद को छोड़कर किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि उसका जो वैल्यू होता है वो खुद ब खुद होता है, उसे किसी भी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो हमारा जो लेंथ है, ये लेंथ किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम लोग इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, पहला है लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब यदि हम लोग इसका एसआई यूनिट देख लें तो हमारा जो लेंथ है तो उस लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, और यदि हम इसका सिंबल देखें तो इसका सिंबल स्मॉल m होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम लेंथ का एसआई यूनिट देखें तो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है और इसका सिंबल m होता है। अब यदि हम लोग मास का एसआई यूनिट देखें तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है केजी। इसी प्रकार टाइम का देखें तो टाइम का जो एसआई यूनिट है उसे सेकेंड कहते हैं, और इसका सिंबल होता है स्मॉल s। ठीक उसी प्रकार टेम्परेचर का केल्विन, और इसका सिंबल कैपिटल K होता है।
ठीक उसी प्रकार करंट का देखें तो करंट का एम्पियर होता है और इसका सिंबल कैपिटल ए होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला होता है और सिंबल इसका स्मॉल सी डी होता है। ठीक उसी प्रकार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट मोल होता है और इसका सिंबल MOL मोल होता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं और इनका यही प्रॉपर्टी है जो इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को देख लेते हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, यानी कि उसका जो निर्माण होगा वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के आधार पे ही होगा। जब तक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे में आपस में नहीं मिलेंगे, कंबाइंड नहीं होंगे, तब तक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण नहीं होगा। तो डेफिनेशन इसका ये कहता है द फिजिकल क्वांटिटी which made up of fundamental physical quantity। ठीक है, यानी कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका निर्माण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा हुई हो उसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए फॉर द एग्जाम्पल यदि हम लोग एरिया की बात करें, हमारा जो एरिया है, ठीक है, तो उसका यूनिट क्या होगा? तो एरिया का यूनिट हम देखेंगे तो हमारा यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा इसका यूनिट आया मीटर स्क्वायर, ये डिपेंड था हमारे फिजिकल क्वांटिटी पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। आइए देखते हैं कैसे। यदि एरिया के बाद हम लोग कर लें तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, तो लेंथ का भी यूनिट मीटर और ब्रीथ का भी यूनिट मीटर। यहाँ पे ब्रीथ जो होता है वो भी एक लेंथ ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया है, सॉरी यहाँ पे ये आर नहीं रहेगा, हमारा जो एरिया है वो क्या है? हमारा एरिया लेंथ और ब्रीथ पे डिपेंड है, यानी कि जो एरिया है उसका निर्माण लेंथ और ब्रीथ के मिलने से हुआ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लोग ये बोलें कि हमारा जो वॉल्यूम है, यदि हम लोग वॉल्यूम की बात कर लें तो इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम लोग वेलोसिटी की बात कर लें तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें परिवर्तन के दर, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो वेलोसिटी है यह भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वह मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ये हमारे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं। हम लोग अब एंगल को देखेंगे। तो एंगल क्या है? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से दो रेखाएं आके एक दूसरे को काट रही हैं या फिर एक दूसरे पे आके यहाँ पे मिल रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं के मिलने से यहाँ पे जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है इसे हम लोग एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़े होंगे कि ये जो हमारा है ये हमारा आर्क है और ये रेडियस है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है वो थीटा है। एंगल जो हमारा है वो थीटा है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट रेडियन होता है। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। इसे हम शॉर्ट में RAD भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ नोट कर लेना होगा कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे जो सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो जो सॉलिड एंगल होता है वो पहले होता क्या है आइए ये समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पेन है। तो इस पेन के इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे यदि हम यहाँ से चारों तरफ से एंगल बनाएं, इसे रेखाओं से घेरें, तो यहाँ पे एक एंगल का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल का निर्माण होगा कैसे? यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ फिगर में देखते हैं। ये जो फिगर है ठीक उसी प्रकार है। तो हमने इस पॉइंट पे यहाँ से फिर यहाँ से या फिर कह लें तो यहाँ चारों तरफ से रेखाओं को मिलाते हैं, जिसके कारण यहाँ इस बिंदु के ऊपर यहाँ पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को सॉलिड एंगल कहा जाता है और ये हमेशा 3D में बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा एरिया है और ये हमारा R है। ठीक, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू A/r²। अब यहाँ पे हम इसे D से कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंगल में जो एंगल बनता है वो काफ़ी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसे D से देखेंगे और यहाँ पे D लेने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत छोटा होता है और इसका डिफ्रेंशिएशन में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आगे जब हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो गया? थीटा इक्वल टू DA/r², है ना। अब यदि हम लोग सॉलिड एंगल की यूनिट की बात कर लें तो सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है और शॉर्ट में इसे हम लोग SR भी कह सकते हैं, SR। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। अब हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे। तो डायमेंशन आर द पावर ऑफ या फिर ये कह लें
तो डायमेंशन आर द पावर टू which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity। ठीक है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए यदि मूल मात्रक पर हम जो घात लगाते हैं उसे भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। घात मतलब उसका पावर। ठीक है, यानी कि हम ये कह लें कि जो वेलोसिटी है, हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यह जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, इसके अनुपात को वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे यदि हम ये देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम एल से निरूपित कर सकते हैं और टाइम को टी से। यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो ये हमारा टी ऊपर चला जाएगा और इस पे पावर -1 आएगा। तो कहा जाएगा कि इस एल पे जो पावर है, इस एल पे पावर 1 है और इस टी पे पावर -1 है। तो जो हमारा ये पावर है, यही पावर हमारा डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, यही पावर हमारा डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, तो हमारी जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन क्या हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं मास। तो इसका जो डायमेंशन है वो होता है m, कैपिटल M। फिर यदि दूसरा देखें तो लेंथ को किससे दर्शाएंगे, L, और इसे एक ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम को T से, इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किससे दर्शाएंगे, इसे या तो हम K से दर्शा सकते हैं या फिर H से दर्शा सकते हैं, लेकिन मोस्टली K का ही यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग K का ही यूज करेंगे। अगला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए मोस्टली यूज जो होने वाला है उसे I कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कैपिटल A के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, लेकिन अधिकतर I का ही यूज होता है, इसलिए हम लोग I का ही यूज करेंगे। 6 नंबर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल C से दर्शाते हैं। और लास्ट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसे मोल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हैं। इसी डायमेंशंस के आधार पे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला
है क्या, या डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कहें कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, यानी कि जो हमारा ये मात्रक हो सकता है और या उसकी लंबाई हो सकती है, या फिर द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक, या फिर द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक के बीच जो संबंध दर्शाया जाएगा, यानी कि उसके बीच जो संबंध दर्शाया जा रहा है उसके व्यंजक को डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम डायमेंशनल फार्मूला का निर्माण करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि डायमेंशन का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि हम लोग डायमेंशन को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसी भौतिक राशि की बीमा को ज्ञात करेंगे। किसी भी भौतिक राशि की बीमा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि को अन्य भौतिक राशियों की सहायता से बीमा के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर उस जो राशि है, जो क्वांटिटी है, उसके बीमा की गणना करते हैं और आगे उसका कैलकुलेशन करके उसके डायमेंशनल फार्मूला को ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ये देखें तो अगर कहें हम लोग कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी हम जानते हैं क्या, वेलोसिटी किससे कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का तात्पर्य है कि लेंथ, यानी कि उस लेंथ में परिवर्तन की दर क्या थी। ठीक है, तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लेंगे, लेंथ के लिए हम लोग एल को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एल, और उसमें यानी कि उसके अनुपात में हम लोग क्या लेंगे, टाइम को। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है टी, तो अपॉन में हमारा हो जाएगा टी। ठीक है, अब यदि इसका कैलकुलेशन हम लोग करें तो टी को यदि हम ऊपर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा एल टी और इस पे पावर -1। ठीक है, यानी कि हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल टी -1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर लें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, हमने अभी निकाला वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल टी -1 को ऐड करेंगे और इसके अपॉन में टाइम को ले जाएंगे। तो फिर यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा टी ऊपर चला जाएगा और फिर हमें मिलेगा एल टी -1 इंटू टी पावर -1। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा एल टी -2। ठीक है, एल टी -2। तो इसी प्रकार हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग आगे देखें कि डेंसिटी का क्या होता है, तो डेंसिटी का भी निकल सकता है। डेंसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी कि हमारा जो द्रव्यमान है, मास जो है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमारा क्या होगा m और वॉल्यूम एल क्यू। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होगा एल क्यू। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमारा हो जाएगा L, यहाँ पे हमारा लेंथ हो जाएगा L, ब्रीथ हो जाएगा इसका भी डायमेंशन L और हाइट का डायमेंशन L।
तो अतः यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो L का पावर क्यूब है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से इसका कैलकुलेशन करें तो हमें ये मिल जाता है ml माइनस 3। ठीक है, ml माइनस 3। तो हमारा डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है वो होता है ml माइनस 3।